चलो 1 मिनट रुकना। अब चलो एक क्वेश्चन, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है चलो। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे H3PO4 जो एग्जांपल बताए तुम लोग, ये फॉस्फोरिक एसिड है ना। ये क्या था बेसिसिटी के टर्म में हम लोग इसको क्या बोल देते थे? ये ट्राई बेसिक एसिड का एग्जांपल है या नहीं? यस सर। ट्राई बेसिक एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको? व्हाई इट इज नोन एज ट्राई बेसिक एसिड? बिकॉज इट रिलीजेस 3+ आयंस। हाँ, जब इसका एक मॉलिक्यूल का एक्वा सॉल्यूशन बना होगा तो एक मॉलिक्यूल से हमको 3H+ आयंस मिलेंगे, इसलिए ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया। अब एक एसिड हम दे रहे हैं तुमको H3PO3, ये बताओ तो मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है, क्या है? ट्राई बेसिक। क्यों? सर क्योंकि 3H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं। कहाँ पर रिलीज हो रहा है? वो तो 3 हाइड्रोजन सिर्फ दिख रहा है तुमको। तुमको इसके बारे में पता है कि 3H+ आयंस देगा या नहीं देगा ये एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो? कैसे तुम डिसाइड कर लिए कि 3H+ आयंस मिलेगा ही? ये बताओ। देख के हम लोग बता सकते हैं क्या 3H+ आयन देगा या नहीं देगा ये? मतलब इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है कि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन एटम्स तुमको दिख रहे हैं ना, वो उसको हम लोग बेसिसिटी से रिलेट नहीं करते हैं, समझ आ रहा है? बेसिसिटी के डेफिनेशन में ही लिखाया गया है कि नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कितने H+ आयन वो आयोनाइज हो सकते हैं, मतलब उससे निकल के सिंपली H+ आयन के फॉर्म में रह सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो ये एक्चुअली ये एक डाई बेसिक एसिड है। H3PO3 जो है ना, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स तो दिख रहा है, बट यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में नहीं निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन जो है वो आयंस के फॉर्म में निकल पाता है, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड है। और H3PO3 इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस एसिड। तो एक्चुअली ये कैसे एक्सप्लेन होता है, ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से आता है। स्ट्रक्चर अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। H3PO4 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है, P डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके साथ देखोगे 3 OH है। ठीक है, अभी उतना तो समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लो। ये OH OH और OH। ठीक है, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख रहे होगे ना, तीनों हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इस केस में क्या है ना, जैसे ही इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो ऑक्सीजन से अटैच होने के कारण क्या है, ये H+ जो है आसानी से, हाइड्रोजन जो है वो H+ का बॉन्ड जो है O और H के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे हमको जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आसानी से 3H+ आयंस यहाँ पे हमको मिल जाता है। मतलब इसका अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग पानी में डालेंगे तो कितने H+ आयंस रिलीज करेंगे, कितने H+ आयंस उससे निकल रहे हैं? 3H+ आयन, क्योंकि तीनों जो है हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से अटैच है, तो वो तुरंत आसानी से वो ब्रेक करके निकल जाता है वहां से। तो उस केस में हमको 3H+ मिल जाता है, इसलिए उसको हम लोग ट्राई बेसिक बोल दिए। लेकिन H3PO3 का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, P डबल बॉन्ड O। इसमें 2 OH है और एक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? काउंट कर लो, देखो तुमको H3PO3 दिख रहा है या नहीं? 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है या नहीं? ठीक है, तो इस केस में अब देखोगे, इसके स्ट्रक्चर से ही तुमको आइडिया लग जाएगा। अब कितने तीनों H+ आयंस यहाँ से निकल सकता है क्या, ये बताओ? नो सर। अब 2 ही हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पे कितने H+ आयंस मिलेंगे हमको?
सिर्फ 2H+ आयंस मिलते हैं, और 2H+ आयंस मिलने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये ट्राइबेसिक होगा क्या? ये No. किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बताओ? Diabetic. डायबिस। बेस। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं। अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये सब चीज अभी समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है? वो सब समझोगे 11th में जाओगे तो, ठीक है? अब इसी तरह एक और एसिड होता है इसी में, H3PO2। अब ये बताओ तो तुम लोग, ये मोनोबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा, या ट्राइबेसिक होगा? क्या होगा? Mono. मोनो, क्यों? यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये P डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे एक ही OH है, बाकी दो हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच्ड है? डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है। तो कितने हाइड्रोजन है जो वो ऑक्सीजन से अटैच है यहाँ पे, ये बताओ? 1. 1। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये कितने H+ आयन को रिलीज करेगा? 1. 1। तो 1H+ आयन को रिलीज किया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अब? मोनो बेसिक एसिड। बात समझ में आया? तो किसी भी एसिड का तुम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसमें काउंट करके ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, या ट्राइबेसिक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये तीनों केस लिए, तीनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने थे? 3 3 सब में था, लेकिन सब ट्राइबेसिक है क्या तीनों? ट्राइबेसिक है या नहीं है? No, sir. नहीं। तो H3PO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा ट्राइबेसिक था, लेकिन H3PO3 ये फॉस्फोरस एसिड, ये हमारा डाइबेसिक एसिड हो गया। और H3PO2 इसको हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। इसका नेम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जिसका फॉर्मूला है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बताओ? मोनो, डाई, या ट्राई? Mono. मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि इसका जब एक्वा सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो ये एक ही H+ आयन रिलीज करेगा। तो के बेसिस पे हम लोग बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया ना ये? तो इसलिए कहीं भी ये गलत फहमी में मत रहना कि 3 हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसका बेसिसिटी जो होगा वो 3 होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है? Yes, sir. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पता नहीं, अभी 10th में शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 11th में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज हम लोग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर बना के हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। समझ आया कि नहीं? थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं आया होगा। यस सर। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस में बढ़ते हैं आगे। हो गया? कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग। लिख लिए? हेलो? अरे लिख चुके हो सब लोग? दिव्यांगी? Yes, sir. आकाश? ये फिर नहीं कर रहा है क्लास? यस सर। कर रहे हो? यस लिख चुके हो? सर, एक मिनट।
जल्दी लिखो। जो जो लिख चुके हो अब हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे बात। अब हम लोग देखेंगे एसिड्स का केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस से कैसे रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब ये एसिड जो है, ये चीज ध्यान देना, सॉरी, रिएक्शन विथ मेटल्स। सारे मेटल से रिएक्ट करता है क्या एसिड, ये बताओ। यहाँ पे इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, एसिड जो है ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बताओ। या फिर इसको ऐसे लिखें तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाएगा, मेटालिक, मेटालिक सॉल्ट बनाता है, और प्लस कौन सा गैस रिलीज करता है, यहाँ पे ये ध्यान दो, कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कोई एक गैस रिलीज होता है, कंफर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस है या नहीं, क्या टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे जहां पे गैस इवॉल्व हो रहा होगा, अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉप साउंड से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि वो कौन सा गैस वहां से रिलीज हो रहा है, कौन सा गैस हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिंक के ग्रैनुअल्स, जैसे तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिंक के ग्रैनुअल्स मतलब छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं और उसमें हम लोग ऊपर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉर करते हैं। तो जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे ना ऊपर से, डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है मतलब, ठीक है, ये ऐसे लिख लो तो फिर बैलेंस करने में आसानी होगा, HCl, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, ये है एक्वस फॉर्म में होगा ना, डाइल्यूट हम लोग लिए हैं तो ये किस फॉर्म में होगा, हमारा स्टेट क्या होगा उसका, एक्वस, AQ। समझ रहे हो बात, Yes, क्योंकि डाइल्यूट किए हैं तो हम लोग पानी से ही तो डाइल्यूट करेंगे ना, तो एक्वस फेज में ही होगा। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही ऊपर से ऐड किए हम लोग, तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, Zn, कौन सा सॉल्ट बनेगा ये बताओ, Cl2। जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया, ये भी एक्वस फेज में है, और प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, वही बर्निंग मैच स्टिक लाओगे और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसको बैलेंस कर लो तो फटाफट, देखो बैलेंस करने से क्या आ रहा है, 2HCl आ गया यहाँ पे, और कुछ, नो सर, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लैब में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट ही यूज करते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन है, मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो एक मेटालिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब सारे मेटल रिएक्ट करेंगे क्या, सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे पाएंगे क्या, ये बताओ। कोई भी मेटल अगर ले लोगे तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। yes, कोई भी मेटल कर देगा, no sir, कौन कौन से मेटल नहीं करते हैं, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हो। कौन कौन से वो मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, बता सकते हो। एक तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज लिखाए थे हम तुम लोग को लास्ट चैप्टर में, याद है, yes sir, यस सर, मेटल का एक्टिविटी सीरीज। तो उसमें एक्टिविटी सीरीज में एक हाइड्रोजन यूज किए थे हम लोग रेफरेंस एलिमेंट के फॉर्म में, किए थे। yes sir, तो बहुत सारे मेटल जो थे वो हाइड्रोजन के बिलो लाई कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज में। बिलो लाई करने का मतलब क्या हुआ,
कि उनका रिएक्टिविटी जो है मेटल से क्या है, Less. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उनका रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो कम है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या यहाँ से? एक्चुअली ये एक तरह से मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। ये बताओ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ये एक्चुअली में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं? ये मेटल क्या कर रहा है, जिंक, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही तो कर रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला ही रिएक्शन है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes. तब जैसे हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, कॉपर सॉलिड प्लस HCl एक्वस, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताओ तुम लोग। No, sir. No, sir. नो रिएक्शन, क्यों नहीं होगा यहाँ पे? Copper is less reactive than copper. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के बिलो वो लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये कॉपर जो है उतना रिएक्टिव है ही नहीं कि ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाए, तो इसलिए इस केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर यही हम लोग Ag सिल्वर प्लस HCl कर दें तो होगा या नहीं? No reaction. नो रिएक्शन। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के बिलो लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उन सभी का अगर एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे भी तो कोई भी गैस वहां पे रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात? Yes. तो सिर्फ वही मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड सिंपली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है ना? समझ आ गया बात? Yes, sir. चलो ये चीज समझ आ गया। अब ये बताना, जैसे हम लोग मेटल यहाँ पे चेंज कर रहे थे, अब अगर हम लोग एसिड यहाँ पे चेंज करें, तो एसिड चेंज करने से यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर तुम नाइट्रिक एसिड यूज करोगे, ये जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ना डाइल्यूट एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करोगे तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जैसे एक रिएक्शन हम दे रहे हैं, ये बताओ तो इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा? सोडियम का रिएक्शन हम करा रहे हैं, Na सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा हमको? Yes. NaSO4 plus H2. NaSO4 फॉर्मूला पहले ढंग से तुम लोग बताओ। Na2SO4. Na2SO4, तो Na2SO4 ये भी एक्वस है और प्लस H2 हाइड्रोजन gas. गैस। ठीक है, समझ आ रहा है बात? Na2SO4 कौन सा कंपाउंड है? Sodium sulfate. सोडियम सल्फेट। Sulfate. ठीक है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4। तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, लेकिन अगर हम लोग इस एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज करें HNO3 एक्वस, तो ये नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा या नहीं होगा, बताओ? बोलो बोलो जल्दी। नाइट्रिक एसिड अगर यूज करेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन सुन रहे हो तुम लोग? हेलो, क्वेश्चन सुन रहे हो? क्या पूछ रहा है? Yes, sir.
क्या बोल रहे हैं हम सर कि आपने अगर बोला Na को अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये बताओ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा या नहीं होगा? No, sir. क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग यूज करेंगे ना तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करोगे, ये नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल का रिएक्शन कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन में तुम लोग को बता चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड एक किसकी तरह बिहेव करता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे रीजन हम लिख दे रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है ये बताओ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका काम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है? रिडक्शन। खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी को बोलते हैं ना जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है ना, अगर नाइट्रिक एसिड यूज करोगे तो एक पावरफुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो भी वहां पे रिएक्शन के बाद जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा ना, वो उस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? तुरंत एट द सेम टाइम उसको ऑक्सीडाइज करके वो वाटर में बदल देता है। समझ रहे हो? उस हाइड्रोजन गैस को जो इवॉल्व हो रहा है रिएक्शन के समय, उसको तुरंत वो ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज कर देगा? वाटर में चेंज कर देगा। तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद जो है वो रिड्यूस होके रिड्यूस हो जाता है, खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जब मेटल का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो कोई भी हाइड्रोजन गैस, वहां पे कोई भी गैस का इवोल्यूशन नहीं होता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि HNO3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम लोग बोल सकते हैं कि द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, लिख लेना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड during the reaction with metal gets oxidized to H2O। ठीक है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देता है। हेंस नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये खुद जो है ना, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदला है तो खुद ये रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होके ये बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है जो कि गैस के फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। इंस्टेड इट इवॉल्व्स, ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स such as NO2, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे गैसेस इवॉल्व हो सकते हैं क्योंकि HNO3 जो है वो क्या किया? हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा था हाइड्रोजन गैस, उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल दिया और खुद जो है वो रिड्यूस होके ये सारे गैसेस में आ जाता है, NO2 में या NO में। ठीक है, तो ये सारे गैसेस का इवोल्यूशन होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है उस रिएक्शन से इवॉल्व नहीं होंगे। समझ रहे हो बात? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है इसका? Why hydrogen gas is not evolved? H2 gas is not evolved when a metal reacts with कौन सा एसिड के साथ बताओ? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। Nitric acid. Nitric acid. सॉरी सर, नाइट्रिक एसिड। कुछ भी तुम लोग बोलने लगते हो ना। सॉरी सर।
चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, तो इसलिए ध्यान रखना। तो हम लोग डाइल्यूट एसिड की जगह दो एसिड मेनली यूज करते हैं। कौन कौन सा? अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराना है तो कौन कौन सा एसिड यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड अगर यूज करोगे तो नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इसका भी दो एक्सेप्शंस है कि दो मेटल ऐसा है, ओनली टू मेटल्स, जो कि बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे ना तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। बता सकते हो? मैग्नीशियम, हम्म। फिर शायद मैग्नीशियम। हाँ, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है? मैंगनीज। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है कि अदर मेटल्स वो तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। सिर्फ दो मेटल ऐसा है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये दोनों जो है रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो? तो ये सिर्फ दो मेटल ऐसा है जो कि बहुत ही वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो इनका अगर रिएक्शन पूछा जाए तुमसे तो रिएक्शन लिख सकते हो। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम सॉलिड, ये HNO3, ये एक्वस। यहाँ पे लिख देना कि वेरी डाइल्यूट फॉर्म में है, ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस एक्वस, और प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगा ये बताओ? हाइड्रोजन गैस। H2. हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो यही दो मेटल ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, बाकी और कोई भी मेटल नहीं देगा। बात समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से दो मेटल हैं, तो कौन कौन से दो मेटल बोलोगे? मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है, फटाफट इसको लिखते जाओ। Yes. क्या बोल रहे हो? लिख लिया सब लोग? Yes, sir. यस सर। ओके। ये पहला हम लोग रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे पूछा जाएंगे। लिख लोगे ना अब अपने वर्ड्स में तुम लोग, जब पूछा जाएगा एग्जाम्स में? Yes, sir. कर यस सर। पाओगे या नहीं तुम? चलो Yes. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, सॉरी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal carbonates and bicarbonates। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स बताए हैं ना तुम लोग को? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, है ना? यस तो सर। कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अगर रिएक्शन कराओगे, मेटल कार्बोनेट जैसे मान ले, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? सॉल्ट मिलता है प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कि मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी ले लें हम लोग, इनका अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इवॉल्व होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग Na2CO3 ले लें। कौन सा कंपाउंड है ये Na2CO3 बताओ? सोडियम कार्बोनेट है। इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl एक्वस के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? NaCl NaCl प्लस, CO2 इसका plus फेस लिखते जाना है, NaCl ये एक्वस फेज में मिलेगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा, और H2O ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, है ना? बैलेंस कर लो तो फटाफट इसको। सर 2HCl और 2NaCl हो जाएगा। 2HCl हो गया यहाँ पे और 2NaCl, बस हो गया बैलेंस। Yes, sir. ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी यूज करोगे तो मेटल कार्बोनेट्स जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके यही सेम प्रोडक्ट देते हैं। जैसे मान लो यही सेम रिएक्शन अगर तुमको पूछा जाए नाइट्रिक एसिड के साथ, Na2CO3 एक्वस और प्लस HNO3 एक्वस, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? सेम इसी टाइप का रिएक्शन होगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaNO3, है ना? ये कौन सा सॉल्ट है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और प्लस H2O लिक्विड। समझ रहे हो बात? तो सेम इस टाइप का रिएक्शन होगा। अब इसी तरह मेटल बाइकार्बोनेट का भी पूछा जा सकता है तुमसे। मेटल बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3 ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना ये NaHCO3। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCO3 माइनस होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हम लोग। इसका रिएक्शन करा रहे हैं कोई भी डाइल्यूट एसिड, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं हम लोग H2SO4 के साथ, H2SO4 एक्वस के साथ। प्रोडक्ट बताओ क्या क्या मिलेगा जल्दी से? NaSO4 N2SO4 क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस H2O plus CO2 गैस और प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, यही होगा ना? Yes, sir. यस और नो? तो किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट का अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, प्लस वाटर इवॉल्व होगा। ठीक है, बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे तुम Yes, लोग को sir. जो CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, अब वो CO2 गैस ही है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए तुम लोग को बताए थे एक रिएक्शन। कैसे हम लोग कंफर्म करते हैं Calcium hydroxide इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस? कैसे टेस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ये बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाइम वाटर से अगर हम लोग पास करते हैं, यही है ना टेस्ट फॉर CO2 गैस? लाइम वाटर से अगर CO2 गैस पास करोगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? टेम्पोररी मिल्कीनेस आएगा। वो मिल्कीनेस जो आता है मिल्की कलर में कन्वर्ट होगा, वो टेम्पोररी है। अगर बहुत देर तक CO2 तुम पास करते रहोगे तो धीरे धीरे वो मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर होते जाता है, होता है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर पूछा जाए कि CO2 गैस का टेस्ट क्या है तो बोल सकते हो कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर
milky when passed through it, passed through it. ठीक है, तो इसका रिएक्शन कोई बता सकते हो कैसे होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इससे हम लोग पास किए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन से कंपाउंड की वजह से प्रेसिपिटेट बनता है मिल्की? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। यही एक्चुअली है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये मिल्की प्रेसिपिटेट है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे वाटर इवॉल्व होता है स्टोलिक। ठीक है, तो ये तो मिल्की हो गया। इसके बाद अगर हम लोग लाइम वाटर में अगर हम लोग एक्सेस CO2 इज पास्ड, व्हेन excess CO2 is passed through lime water, इसके बाद क्या होता है? सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मिल्की प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स, होता है ना, मिल्की प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स। तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है मिल्की प्रेसिपिटेट जो डिसअपियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, CaCO3 सॉलिड जो है ये CO2 गैस और प्लस वाटर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो है पानी में सॉल्युबल होता है। तो जैसे ये पानी में सॉल्युबल है तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा ना पूरा। तो पहले तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा था कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल नहीं था, तो वो नीचे जाकर सेटल हो रहा था, मिल्की कलर का दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया तो ये अब पानी में सॉल्युबल है, तो ये घुल जाएगा पानी में। तो जो भी प्रेसिपिटेट था वो पूरा डिसअपियर हो गया। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग CO2 जो है एक्सेस CO2 जब पास कर देंगे, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में CO2 अगर पास करोगे तो ये केस होगा सेकंड वाला। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। याद था या नहीं तुम लोगों को? Yes, sir. चलो ठीक है, इसको फटाफट लिखते जाए। इक्वेशंस याद रखना है, ठीक है, इक्वेशंस भी लिखने बोला जाएगा। स्टेटमेंट सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमको इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के साथ लिखना होगा। ठीक है, इसलिए केमिकल इक्वेशंस याद रखना जरूरी है। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, एक्चुअली एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस, तो एसिड प्लस बेस के रिएक्शन को हम लोग एक स्पेशल रिएक्शन, एक स्पेशल नाम से जानते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ ही चुके हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ, टू प्रोड्यूस Salt and water. The reaction in which an acid reacts with a base to produce salt and water. तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये न्यूट्रलाइजेशन जो नेम आया है ना, वो कहाँ से आया है? वो वाटर के प्रोडक्शन की वजह से होता है। देखो, जैसे मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस, और प्लस NaOH का, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे ही HCl को तुम पानी में डालोगे, HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे,
HCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या होगा, H प्लस आयन में ब्रेक होगा और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, ये Cl माइनस आयन करेगा या नहीं। उसी तरह NaOH का अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाए हो, ये अगर बेस है तो बेस का अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा ये बताओ। Na plus OH minus. हाँ, तो OH माइनस एक्वस और प्लस एट द सेम टाइम ये Na प्लस एक्वस ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। तब यहाँ पे क्या है ना, अब ये देखो सॉल्यूशन में ये सारा आयंस प्रेजेंट है, तो ये एसिड से जो H प्लस आया है और बेस से जो OH माइनस आया है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेता है, वाटर। और एसिड से जो आया है Cl माइनस, इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। Cl माइनस जो आया है ये क्या है, एसिडिक रेडिकल, एसिड से आया है ये। और Na प्लस जो है ये कहाँ से आया है, बेस से आया है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक रेडिकल। तो Cl माइनस और Na प्लस अगर कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेता है यहाँ पे, NaCl। तो ओवरऑल जब रिएक्शन हम लोग लिखें तो HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, NaCl और प्लस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H2। सॉरी, वाटर तो लिक्विड में है ना, एक्वस तो नहीं। ठीक है, H2। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि एसिड से जो H प्लस आ रहा है ना, उसको बेस से जो OH माइनस आ रहा है ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। न्यूट्रलाइज कर दे रहा है मतलब ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों मिलके। और वाटर एक क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है या नहीं। वाटर में ना तो एसिडिक नेचर है ना ही बेसिक नेचर है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का है। तो इसीलिए वाटर के प्रोडक्शन की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गया बात, यस सर, नो, Yes, sir. ठीक है। तो इस रिएक्शन को, तो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस था ये सब ऑलरेडी तुम लोग पहले से भी जानते हो। लिखिए sir. हो गया, यस सर। Yes, sir. चलो ये अगर हो गया तो इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, ये देख लेना। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स या मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ठीक है, तो ये भी एक एक्चुअली एसिड बेस टाइप का ही रिएक्शन होगा, क्योंकि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है, बताओ। Basic. मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। समझ में आ गया। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो जनरली क्या होते हैं, Acidic. Acid. एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम लोग मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ करें, किसके साथ करें, Acid. मेटल के ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड जो है यहाँ पे एक बेसिक नेचर की तरह बिहेव करता है, कैरेक्टर इसका बेसिक नेचर का है। तो ये किसकी तरह एक बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसिड प्लस बेस टाइप का ही रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्शन होके क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी एक हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो तुम लोग, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये है ना, बेसिक नेचर होगा इसका, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग
HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। MgCl2. MgCl2 और प्लस H2. वाटर। तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएं किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो जस्ट क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जैसे एक ये दिया हुआ कॉपर का ऑक्साइड अगर हम लोग ले, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO ले लेते हैं, कॉपर का 2 वाला ऑक्साइड। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, कॉपर के ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब ये बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, CuCl2. CuCl2। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, फेजेस के साथ लिख लो। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर क्या होता है कॉपर ऑक्साइड का, ये बताओ तो। कॉपर ऑक्साइड तुम लोग पढ़ चुके हो, कलर क्या होता है? ब्लैक। हाँ, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है ये। ठीक है, उसको हम उसमें थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट ऐड किए, तो ये क्या बना लिया, CuCl2। ठीक है, ये CuCl2 बना लेगा, जिसको हम लोग कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। और प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, Water. वाटर, H2O लिक्विड फॉर्म में। तब ये जो CuCl2 बना ना, कॉपर क्लोराइड, इसका कलर जो होता है ना, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का कलर है। कलर क्या होता है इसका, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको यहाँ पे, किस कलर का सॉल्यूशन मिलेगा हमको, ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन। और ये ब्लूइश ग्रीन किसकी वजह से आ रहा है, ये कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। उस सॉल्यूशन का कलर किसमें चेंज हो गया, रिएक्शन होने के बाद किसमें चेंज हो जाता है कलर, ब्लूइश ग्रीन में। तो इसका कलर भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट में पूछ देगा, ए ब्लैक कलर सब्सटेंस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस ए ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन, है ना। ऐसे लिख के दे देगा तुमको कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड, रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन या रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो। तो अगर तुमको कलर ही नहीं पता रहेगा सॉल्यूशन का, या कौन से सब्सटेंस का कौन सा कलर है, तो लिख सकते हो क्या रिएक्शन उसके बाद, बोलो। तो इसलिए ये चीज बोल रहे हैं, ये कलर जितने भी बता रहे हैं ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड के फॉर्म में कहीं कहीं भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वर्ड के फॉर्म में लिख के दे देगा, तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपाउंड है और उसको फिर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसलिए कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ये जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है ना, CaCO3, तो ये बहुत जगह पे पाया जाता है, तो इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है। तो जैसे एक सब्सटेंस है जो कि लाइमस्टोन में पाया जाता है, ठीक है, लाइमस्टोन में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या फिर मार्बल में पाया जाता है, या फिर चौक में पाया जाता है। चौक देखे हो ना, ब्लैक बोर्ड पे यूज होता है। तो उस चौक में मेन कॉम्पोजिशन या मेन कंपोनेंट क्या है, लाइम, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही रहता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड जैसे ये पूछ देगा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मेनली लाइमस्टोन में है, मेन कंस्टिट्यूएंट है लाइमस्टोन का या मार्बल का या चॉक का। ठीक है, तो अगर तुमको पता ही नहीं रहेगा वो कौन सा कंपाउंड है, तो फिर उसको रिएक्शन लिख ही नहीं सकते हो। या फिर एग के शेल में भी ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। एग का जो शेल होता है ना,
ये बताए भी थे तुम लोग को फर्स्ट क्लास में, बताए थे ना, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे हम लोग। एग का जो शेल होता है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको लिख लो। ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, भी खत्म हो गया। जितने भी रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने थे, ये सारे रिएक्शंस है मेनली जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो। हो गया। लिख लिया सर। लिख लियो तुम लोग? यस सर। ओके, चलो, तो ये तो हो गया एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, हो गया ना? इसमें कोई डाउट है? एसिड्स वाला टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है Sir, इसमें? acids have corrosive nature. कोरोसिव नेचर का है वो तो पता ही है ना। कोरोसिव नेचर का क्यों बोलते हैं? कोरोसिव नेचर का है, एसिड्स को हम लोग कोरोसिव नेचर का क्यों बोलते हैं? ये बताओ, कोरोसिव मतलब समझते हो क्या होता है? क्यों, क्या होता है कोरोसिव नेचर? बताओ कोरोसिव नेचर क्या होता है। तो मेनली कोरोसिव नेचर का जो होता है ना, वो कंसंट्रेटेड एसिड को मेनली बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड उतना ज्यादा कोरोसिव नहीं होता है। कंसंट्रेटेड कोरोसिव मतलब क्या हुआ ना, कि इसमें वो किसी के भी कांटेक्ट में आएगा ना तो उसको पूरा खत्म कर देगा, गला देता है। समझ रहे हो? जैसे स्किन, कंसंट्रेटेड एसिड अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा, हमारे बॉडी के स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो पूरा जल जाएगा उससे। या फिर उसमें कोई मेटल भी डाल दोगे तो वो मेटल भी पूरा धीरे धीरे देखोगे वो खत्म होते जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोसिव नेचर। तो मेनली जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं ना, उनका नेचर जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, कि वो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या कर देगा, वो उसका उसको डिटेरियोरेट करता है, डिग्रेड करते रहता है ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। डाइल्यूट एसिड भी कोरोसिव होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ही हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात? यस सर। चलो, तब बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब हेडिंग डाल लो बेस। एसिड्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेसिस के बारे में। तो बेस का भी आर्हेनियस डेफिनेशन था, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो बेस को कैसे डिफाइन किया था? जैसे एसिड को डिफाइन किया था ना, तो वैसा सब्सटेंस जिसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाने पे कौन सा आयन मिलता है हमको, H+ आयन मिले, तो उसको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस, क्या OH प्रोड्यूस minus. करेगा? हाँ, OH-। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस OH- ions in its aqueous solution। तो जब इसका aqueous solution बनाएंगे तो हमको कौन सा आयन मिलेगा? OH- आयन मिलना चाहिए। तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या मिलेगा? Na+ एक्वस, और प्लस साथ साथ यहाँ पे क्या मिलता है? OH। तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। एक्चुअली बेस जो है ना, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस, एक वाटर इनसॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर
सॉल्युबल जो बेसिस है ना उनके लिए हम लोग एक स्पेशल नाम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताओ? Alkaline. एल्कलीज। ठीक है, तो वो वैसे बेस जो कि पानी में सॉल्युबल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ठीक है, तो वाटर एल्कलीज को अगर डिफाइन करने बोला गया तो एल्कली भी एक टाइप का बेस ही है, लेकिन वो ऐसा बेस है कि जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, हर एक बेस जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए तो उसको हम लोग अल्कली बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर तुमसे पूछा जाए कि ऑल बेसेस आर अल्कलीज या फिर ऑल अल्कलीज आर बेसेस, इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा बताओ तो? All alkalis are bases. सारे बेस अल्कली हो सकते हैं क्या? No, No, sir. sir. क्योंकि बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो उनको हम लोग अल्कली नहीं बोलेंगे। अल्कली हम लोग उन्हीं बेस को बोलते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, तो सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी सारे अल्कली हैं वो सारे क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है, तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल बेसिस आर अल्कली ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अल्कलीज जनरली जो होता है ना ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अल्कलीज जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो जितने जो फर्स्ट वाले ग्रुप पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो जो पहला वाला ग्रुप होता है ना उसके जितने भी मेटल्स हैं वो सारे अल्कली बनाते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, ये सारे ना अल्कली हैं। ये सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो इनको हम लोग अल्कली बोलते हैं। समझ में आ गया? Sir. अब ऐसा एग्जांपल दो, वैसा बेस का एग्जांपल दो जो अल्कली नहीं है, बताओ तो? दे सकते हो? वैसा बेस जो कि अल्कली नहीं है, बताओ एग्जांपल बताओ तुम। MgOH whole 2. MgOH होल टू थोड़ा हद तक सॉल्युबल होता है, लेकिन वैसे बेस जो कि अल्कली नहीं है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वो है मेनली ये सब होता है AlOH होल थ्राइस, CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, AgOH, ये सारे बेसिस जो है कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग अल्कली नहीं बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स ध्यान। क्या हुआ? होल ट्वाइस वाटर सॉल्युबल है। कौन? KOH होल ट्वाइस। KOH होल ट्वाइस। सर CaOH होल ट्वाइस वाटर सॉल्युबल है। हाँ, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस भी बोल सकते हैं। उतना ज्यादा ये सब सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा डिफर कर सकता है, उतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ये सारे हाईली सॉल्युबल होते हैं। NaOH हो गया, KOH हो गया ना, ये सारे हाईली सॉल्युबल है। ये दोनों जो है MgOH होल ट्वाइस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी कम है इनका। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्युबल है ये वाटर में, कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है। ये सारे जो है AlOH होल थ्राइस, CuOH, ये सारे कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। समझ आ रहा है ना बात? ये सब जो होता है NaOH और KOH ये हाईली सॉल्युबल। OH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है, कौन कोई बोल रहा है क्या कुछ? ये OH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल है। आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से तुम्हारा। तो वो मेरे एक बुक में दिया हुआ था CaOH होल ट्वाइस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल बेसिस है। इनसॉल्युबल कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, उस स्लाइटली सॉल्युबल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल नहीं बोल सकते हैं। ये सारे को हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, CaOH होल ट्वाइस जो है ना ये स्लाइटली सॉल्युबल है, कुछ हद तक ये सॉल्युबल होता है। कंप्लीटली इनसॉल्युबल हम लोग उसको बोलते हैं जो कि वो
कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक्चुअली स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है। बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा अमाउंट में ये सॉल्युबल होगा। कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं बोल सकते हम लोग उसको, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, स्लाइटली सॉल्युबल है ये। तो ये हो गया बेस। बेस को भी हम लोग वैसे ही क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे एसिड को किए थे ना, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था ना, कैसे डिफाइन किया था हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को, उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी डिफाइन करेंगे। तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे और वीक बेस किसको बोलेंगे? amount of OH Strong wedge which completely ionizes. हाँ, वैसा बेस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में पूरा 100% आयोनाइज हो जाए, कंप्लीट आयोनाइजेशन अगर हो जाए तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जिसका पार्शियल आयोनाइजेशन हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वीक बेस, ठीक है। इसका एग्जांपल्स ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा हमारा NaOH, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं। और वीक बेसिस में क्या आ जाएगा हमारा? AlOH होल थ्राइस, ये CuOH होल ट्वाइस, इनफैक्ट MgOH होल ट्वाइस ये भी एक वीक बेस ही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे वीक बेस हो गए जिनका कि पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आयोनाइज होंगे। तो यहाँ पे OH माइनस आयंस जो है ये कम प्रोड्यूस होंगे वीक बेस में, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस आयंस जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से। एग्जाम्पल्स सबका स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का एग्जाम्पल ये मैटर करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ध्यान रखना तुम लोग। लिखिए सर। चलो तो देख लो, इसमें हम लोग बेस का भी हम लोग देख ही लिए, क्लासिफिकेशन मेनली इसी के बेसिस पे करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेस का हम लोग केमिकल रिएक्शंस, बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एसिड का पढ़े हम लोग उसी तरह बेस का भी पढ़ेंगे। बेस में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत टाइम कम लगेगा उसमें, उसके बाद सॉल्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देख लो जितना बताए हैं इसमें, अगर किसी को कुछ डाउट है कहीं भी तो पूछ सकते हो, ठीक है। लिखते हो या नहीं तुम लोग, नोट्स लिखते हो साथ साथ या बाद में लिखते हो? Yes, नहीं sir. सर सर। पहला वाला चैप्टर तुम लोग कंप्लीट कर लिए सब लोग? तुम लोग का स्कूल में यस सर। टेस्ट नहीं होता है, पीरियोडिक टेस्ट? जून Yes. जून में होगा। अच्छा जून में होगा। अभी समर वेकेशन हो गया क्या स्कूल में? यस सर। क्लासेस नहीं हो रहे हैं अब? नो सर। No, sir. अच्छा, कब तक समर वेकेशन? जून तक? सर प्रॉपर डेट नहीं बता। पूरा मई तक समर वेकेशन है ना? Proper date में बताया गया last day का। अच्छा ठीक है, देख लो एक बार, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है किसी को कुछ? अर्पित, नो सर। सब समझ जाते हो तुम लोग नहीं? सर इसका रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है यूट्यूब में? रिकॉर्ड तो हो रहा है क्लास। सर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा रहा। अपलोड वो YouTube पे विशाल नहीं? सर बोले थे जब आएंगे तब करेंगे, हम पूछे थे उनसे। अच्छा पूछ लेना, उनसे ही पूछ लेना, वो वही करते हैं अपलोड, ठीक है सर। ठीक है। उनसे ही बात कर लेना एक बार, ठीक है। और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड आज जो पढ़ाए हैं?
No, sir. चलो फिर ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है।